है टैलेंटेड अक्षिता। पहले वाली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। हमने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, अब हम जैव प्रक्रम के आगे का पढ़ेंगे। तो हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी, एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब वो कोई कार्य नहीं कर रहे होते, जब भी उनके शरीर की सारी क्रियाएं चलती रहती है, एक के बाद एक चलती रहती है। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। अगर वो नहीं चलेगा तो शरीर खराब हो जाएगा। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये परिभाषा भी आपको पहले वाली वीडियो में भी बताई थी, आपको पूरी पढ़नी है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो शरीर के बाहर से होती है, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आप संतुलित आहार करते हो या कोई सा भी खाना खाते हो, उससे अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपना शरीर टूट फूट नहीं हो, अपने शरीर की क्रियाएं चलती रहे, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट कर रोकने के लिए, हमारे जो शरीर की क्षति हो रही है उसको रोकने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह हमें कहाँ से मिलती है? बाहर से मिलती है। हमारे शरीर के बाहर से मतलब पेड़ पौधों से, अनाज है, दाल है, इन सब से अपन को मिलती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। हमारे शरीर में जीवों के स्थानांतरण के लिए प्रक्रम है अपना मुँह, जो अपन स्रोत, ऊर्जा के जो स्रोत है बाहर से अपन लेते हैं वो अपने अंदर जाता है। ऊर्जा हमें सूर्य से भी प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी भी होती है। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। इसी प्रक्रम को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। आप बाहर से कोई चीज़ ले रहे हो, अपने शरीर के अंदर ले रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो उसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। अपन को कच्ची सामग्री मतलब जैसे कि सब्जी है, पत्तियां है, ये सब कच्ची सामग्रियां होती है। हम इन्हें पकाकर खाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होता है। इस कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों को विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे यह अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। ये जो सारे शरीर के अंदर अपने जो भी ऊर्जा के स्रोत जाते हैं वो अलग अलग अपना कार्य करते हैं। कुछ आणविक क्रिया करते हैं, कुछ शरीर की वृद्धि में जाते हैं, कुछ जीवों के पाचन का कार्य करते हैं, कुछ जीवों की हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं, कुछ रासायनिक श्रृंखला बनाकर शरीर में ग्लूकोज है और इन सबको बराबर मात्रा में करते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन अपचयन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान वाली अभिक्रियाएं हैं। ये आपको पहले वाले पार्ट में मैं बाद में बताऊंगी, अभी खाली इनके नाम जान लीजिए। इसके लिए बहुत से शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इन सब का एक एक भाग आके हम पढ़ेंगे। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जिसका जो शरीर का सारा कार्य होता है वो एक कोशिका के द्वारा ही होता है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। सारा कार्य एक कोशिका ही कर लेती है उनके शरीर का, कोई और अलग कोशिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? तब उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। बहुकोशिक जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। यानी कि बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि एक कोशिका सारा कार्य नहीं कर सकती, हर कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। पाचन का अलग, उत्सर्जन का अलग, श्वसन का अलग, तो इन सब का अलग अलग कार्य होता है, तो एक कोशिकाएं नहीं कर सकती, अलग अलग कोशिकाएं मिलकर पूरा करती है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिक जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित है, अतः इन्हें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी अंगों को इनकी आवश्यकता नहीं होती है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कई प्रकार के ऊतक का कार्य होता है, लेकिन इससे समस्या क्या होती है कि भोजन और ऑक्सीजन की जो अंग है उसके द्वारा सभी भागों पर इनकी आवश्यकता होती है, तो वो किससे पहुंची जाती है? अलग अलग अंगों से पहुंचाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन श्वास के माध्यम से हृदय में जाती है, भोजन के माध्यम से आंतों में जाती है, अपने शरीर के सभी भागों में जाती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको श्वसन तंत्र कहा जाता है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं। यानी कि अब जब ऑक्सीजन और कार्बन के स्रोत अपने शरीर में जाते हैं तो उसके ऐसे उत्पाद बन जाते हैं कि वो जो हमारे शरीर के लिए कुछ उपयोगी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। इन विशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अति आवश्यक इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। यदि कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो गया। इसका अर्थ है परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक विचार। ये जो प्रश्न है ये सारे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो उत्सर्जन होता है, हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं हम उसमें जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो उत्सर्जन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था श्वसन में होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ और भी खाद्य पदार्थ जो रहते हैं छोटे छोटे कण वो बाहर निकलते हैं। और चेव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था। पोषण के बारे में पढ़ा था हमने, जो हम शरीर के अंदर खाने की जो चीज़ हमारे सामने लेते, खाने की जो वस्तुएं हम लेते हैं वो सारा क्या होता है? पोषण कहलाता है, जो हमें शरीर बाहर से प्राप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हम पढ़ेंगे इसके आगे के प्रश्न जो ये दे रखे। ये सारे प्रश्न मैं आपको उत्तर सहित बोर्ड पर समझाऊंगी, तो उम्मीद है आपको आज सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो हम अगली वीडियो में पोषण के बारे में पढ़ेंगे, पोषण क्या होता है, उससे भोजन कैसे प्राप्त होता है, स्वपोषी पोषण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपको कोई समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।